ब्रेक के बाद कोरोना पर कमिश्नर ई कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। दूसरी लहर जारी है, तीसरी लहर को हराने के लिए क्या तैयारी है, हम इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलायुक्त से बातचीत कर रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि वायरस के प्रहार को रोकने के लिए यूपी के मंडल में अब तक क्या किया गया और आगे की तैयारी क्या है। इस सेगमेंट में हम आगरा, विंध्याचल और बस्ती मंडल के कमिश्नर से महामारी पर महामंथन करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा मंडल के कमिश्नर अमित गुप्ता, विंध्याचल मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा और बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार सागर। बिल्कुल मिनका, हम इन तीनों अधिकारियों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि कैसे इन तीनों मंडलों ने कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई को लड़ा और अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना पर कमिश्नर ई कॉन्क्लेव के सेगमेंट में हमारे साथ होंगे आगरा के कमिश्नर अमित गुप्ता, विंध्याचल मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा और बस्ती मंडल के कमिश्नर अनिल कुमार सागर। आगरा, विंध्याचल और बस्ती मंडल में 10 जिले आते हैं। आगरा मंडल में जिला आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। विंध्याचल मंडल में मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिला आता है। आंकड़े बता रहे हैं कि इन जिलों में कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। गांव से लेकर शहर तक संक्रमित लोगों की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है और इस प्रयास का नतीजा सामने भी आ रहा है। आगरा मंडल में 1 मई को 1394 नए मामले सामने आए, लेकिन 20 मई को सिर्फ 287 मामले ही मिले। विंध्याचल मंडल में 1 मई को 779 नए केस आए, लेकिन 20 मई को सिर्फ 192 मामले सामने आए। बस्ती मंडल में 1 मई को 460 केस मिले, 20 मई को ये संख्या घटकर 155 हो गई। यही नहीं, मौत के आंकड़े भी कम हो गए हैं। पिछले 21 दिन में आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? दम तोड़ते लोगों को ऑक्सीजन की कैसे व्यवस्था की गई? गांव में परेशान मरीजों तक मदद कैसे पहुंची? और अब ब्लैक फंगस कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? इस पर हम आगरा, विंध्याचल और बस्ती मंडल के कमिश्नर से बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जो पैनल मौजूद हैं, एक बार फिर से उनका नाम बता दूं। हमारे साथ आगरा मंडल के कमिश्नर मौजूद हैं, अमित गुप्ता जी हमारे साथ था, विंध्याचल मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा जी हैं और हमारे साथ अनिल कुमार सागर हैं, कमिश्नर बस्ती मंडल। सबसे पहले अमित गुप्ता जी आपके पास आऊंगी और 20 दिनों में जो उपलब्धि आपने हासिल की है आगरा मंडल में, कहा 1400 के करीब मामले पहुंच गए थे एक दिन में और उसे आपने घटाकर 287 पर ला दिया है। इसके पीछे की वो रणनीति क्या थी जिसकी वजह से ये कामयाबी हासिल हुई और इस बीच चुनौतियां क्या रही? जो राज्य सरकार की ओर से रणनीति बनाई गई थी, हम लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश थे कि हमें टेस्टिंग, उसके बाद कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके ट्रीटमेंट पर ध्यान देना है। उसका हम लोगों ने, हमारे 4 जनपदों ने अक्षरशः पालन करने का प्रयास किया और उसी का नतीजा है कि एक पीक को हम लोग काफी हद तक कम करने में सफल हुए। इस दौरान जो सबसे बड़ी चुनौती रही, जब केस की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी, उस समय निश्चित रूप से बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, उस समय ज्यादा मशीनरी लगी हुई थी, तो वो समय बड़ा एक सभी के लिए लगातार दिन रात कार्य करने वाला रहा और पूरी मशीनरी ने अपना सब कुछ देने का प्रयास किया। उसमें हम लोगों के यहाँ ऑक्सीजन की भी, जब केस बढ़े, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, तो आगरा को एक एयर लिफ्टिंग का भी हब बनाया गया, क्योंकि यहाँ से जामनगर और जो झारखंड का इलाका है दोनों ही काफी दूर हैं और रेल मार्ग से आने में और सड़क मार्ग से आने में काफी समय लगता है। तो हम लोगों ने एयरफोर्स की मदद लेके और उसके बाद रेलवे की भी मदद लेके ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की। और हमारे पास अब तो खैर ऑक्सीजन की डिमांड भी कम है, केसेस भी कम है, लेकिन जब केस ज्यादा थे उस समय भी हम लोगों ने हालात पर, ऑक्सीजन की सप्लाई पर काबू पाने में सफलता प्राप्त की। स्थानीय स्तर पर भी नए ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ किया गया, जिसमें भी हमने एयरफोर्स के मदद ली, आर्मी के इंजीनियर्स की मदद ली और हमने नया प्लांट एक बहुत जल्दी से शुरू किया, जिससे 1000 सिलेंडर प्रतिदिन की हमने आपूर्ति बढ़ाई।
तो लगातार इस तरह के जो भी चुनौतियां हैं उनसे निपटने का प्रयास किया गया। वर्तमान में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, हम लोग अभी तक तो टेस्टिंग के बाद उसके बाद कार्रवाई कर रहे थे। अब टेस्टिंग के एक स्टेप पहले ही हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जो गांव-गांव में और शहर में निगरानी समितियां जा रही हैं जी। और जो भी व्यक्ति लक्षण युक्त दिखता है उसको वहीं दवा दे देते हैं, फिर उसका टेस्ट कराते हैं। मतलब टेस्टिंग का वेट नहीं करते हैं, पहले ही उनका उपचार शुरू हो जाता है और उसके बाद तुरंत टीम जाकर टेस्ट करती है और उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। तो उससे भी केस को कम करने में और कंटेन करने में काफी मदद मिल रही है। जी, यानी कि गांव की तरफ अब ध्यान बढ़ गया है। जी, गांव में विशेष रूप से, शहर में भी यही कार्रवाई चल रही है। मुख्य उसका उद्देश्य जो नई स्टेप प्रारंभ की, एक तो गांव की तरफ फोकस बढ़ाया है और दूसरा गांव और शहर दोनों में ही टेस्टिंग और रिजल्ट का वेट ना करके लक्षण आते ही उनको दवा तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है। जैसे ही घर घर समिति जाती है, कोई भी व्यक्ति दिखता है कि उसको उस तरह के लक्षण है, वहीं उसको दवा उपलब्ध करा देते हैं और कंट्रोल रूम में सूचना दी जाती है और टीम उसका टेस्ट करने आ जाती है। बिल्कुल। अमित जी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप वहां पर एसडीएम भी रहे हैं, सीडीओ भी रहे हैं, अब आप आगरा मंडल के मंडलायुक्त हैं, तो ये आपके अनुभवों का लाभ भी जाहिर तौर पर आगरा मंडल को यहां पर इस वक्त मिल रहा है, क्योंकि आप भली भांति उस जगह की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको भली भांति परिचित हैं। हमारे साथ विंध्याचल मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। योगेश्वर भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सवाल यहां पर यह होता है कि अब हम जिस परिस्थिति में हैं, हमने देख लिया कि तीसरी वेव में बेड की दिक्कत थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अब तीसरी लहर को लेकर हमें अलर्ट रहना है, तैयारी करनी है, बच्चों के लिए खतरा है। ऐसे में क्या कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, तीसरी लहर के बारे में जिस तरह से विशेषज्ञों की शंकाएं हैं और जो संभावनाएं बताई गई हैं कि बच्चों के लिए संकट का समय हो सकता है, विशेष रूप से छोटे बच्चे जो 14 साल से कम की उम्र के हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अपने तीनों ज़िलों में अपने ज़िला मजिस्ट्रेट और सीएमओ से कोऑर्डिनेट करके एक हर जगह लगभग 20 से 25 बेड का एक एक्सक्लूसिव बच्चों के लिए, जिसको पीकू बोलते हैं, पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था कर रखी है। और दूसरी लहर में जैसा कि हम सब लोगों ने देखा कि शुरुआती दिनों में जो हमारे पास पेशेंट्स आते थे वो बहुत कम ऑक्सीजन सेचुरेशन पे आते थे, तो ऑक्सीजन की उपलब्धता 100% इन बेड्स को उपलब्ध कराई गई। और यहाँ मैं आपको बड़े विनम्रतापूर्वक लेकिन प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहूँगा कि दूसरी वेव में जब ऑक्सीजन की दिक्कतें बहुत सी जगहों पे आ रही थी, तो विंध्याचल मंडल, जो कि काफ़ी रिमोट का मंडल है, और इस मंडल की पिक्यूलियरिटी यह है कि ये 4 प्रांतों से मिलता है, उत्तराखंड से भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और बिहार से, 4 राज्यों से हमारी सीमा मिलती है। और हमारे अगल बगल 2 महानगर हैं बड़े, उन सबको इससे भी हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करते हुए ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दिया। और इस बीच में जहाँ पे एक और हम लोग एग्रेसिव ट्रैकिंग ट्रेसिंग पे काम करते रहे और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे काम करते रहे, साथ ही साथ हमने एक पूरा एनालिसिस की कि हमको आगे का परसेप्शन कितना है, कितने बेड और उसके लिए कितनी ऑक्सीजन और कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी मैनेजमेंट हमारा साइमल्टेनियसली हो चुका है। और पहली बात तो प्रार्थना करेंगे कि कोई थर्ड वेव जैसी वेव ना आए, लेकिन अगर ऐसी संभावना होती है तो उसके लिए जितने भी प्रिवेंटिव तैयारी और जितना भी उससे लड़ने की ज़रूरत है, उन संसाधनों को हम लोगों ने राज्य सरकार के निर्देश में, राज्य सरकार के सहयोग से और हमारे स्थानीय प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधियों और आप सबका भी बहुत सहयोग मिला, सबके सहयोग से वो व्यवस्थाएं हमने मंडल के तीनों जनपदों में कर रखी है। योगेश्वर जी, लेकिन आपने पहले से ही, मैंने देखा कि 2-3 गुना बेड बढ़वा दिए अपने मंडल में, साथ ही साथ आप पीपीई किट पहनकर खुद जो है वार्डों में गए, मरीजों से उनका हालचाल पूछा, सोनभद्र को लेकर के आपने खास तौर पर रणनीति तैयार की। देखिए, एक संभावना हो गई, थोड़ा प्रशासनिक अनुभव से भी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि जब जिस तरह से देखा गया कि गांव से आदमी इस तरह से आ रहा है कि आते ही कि 40 उसका ऑक्सीजन लेवल है, तो इससे एक संभावना बनी कि ये संख्या बढ़ सकती है। तो इसमें 2 फोल्ड कार्रवाई की गई। पहले तो जो हमारे पास जितना भी उपलब्धता हमारे राजकीय चिकित्सालयों में थी, सीएचसी में और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, डिविजनल हॉस्पिटल में, वहाँ पे पहले हम लोगों ने बेड बढ़ाया। उसके बाद आईएमए से, नर्सिंग होम एसोसिएशन से बात करके एक मानक दरें तय करके कि आपके पास भी जितनी बेड हैं उसने इतनी बेड आप हमको देंगे, जिसको कि हम डेडिकेटेड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ हम आपको कोविड के जो पेशेंट हैं, सीरियस पेशेंट से भेजेंगे। तो उनकी पहली डिमांड यही है कि साहब हम आपको बेड तो दे देंगे, लेकिन आप हमको ये श्योर करिए
कि आप हमें ऑक्सीजन देंगे। उनसे कहा कि आप बेड जितनी दे सकते हैं दीजिए, आपकी जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी उससे हम 5 से 10% ज़्यादा आपको इंश्योर करके देंगे। तो एक तो उसका फ़ायदा हुआ। जहाँ तक वार्ड में जाने की बात है, ये रिस्की काम जरूर है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उससे मरीजों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा। बिल्कुल योगेश्वर जी, मरीजों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, साथ ही जो स्टाफ होते हैं उनका काम भी ज्यादा अच्छा हो जाता है जब उन्हें पता होता है कि अधिकारी इस तरीके से खुद ही चक्कर लगा रहे हैं। तो अनिल कुमार सागर जी, कमिश्नर बस्ती मंडल, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, अगर बस्ती की हम बात करें, यहाँ पर भी आंकड़ों पर लगातार आपने शिकंजा कसा रखा, बहुत ज्यादा आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, लेकिन एक और मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, वैक्सीनेशन। टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस वो तो है ही, वैक्सीनेशन, इसे लेकर किस तरह से काम बस्ती में चल रहा है? देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का प्रश्न है, वैक्सीनेशन फिलहाल तो बस्ती में अभी 18 to 44 का शुरू हुआ है और तीनों जिलों में 45 प्लस का वैक्सीनेशन चल रहा है। फर्स्ट फेज में आपको याद होगा हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन कराया था। फ्रंट लाइन वर्कर जिसमें सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ये सब सम्मिलित हैं। तो उस फर्स्ट फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स में ऑलमोस्ट 90% हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है। जो 45 प्लस है उसमें थोड़ा हमें पुश करने की आवश्यकता थी, क्योंकि कुछ जगह हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता था। कुछ बूढ़े लोग थे, वो कहते थे कि हम वैक्सीनेशन नहीं करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग करने की ज़रूरत थी कि वो भी अपना वैक्सीनेशन करवा लें। अब जो ये वायरस की चेन है उसको तोड़ें। तो हमने अब जो हमारी रणनीति चल रही है इस समय तीनों ज़िलों में, वो हम लोगों ने तीनों ज़िलों में हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। गांव-गांव में हम लोग एक स्पेशल बिल्डिंग एक सेट कर लेते हैं जो एक पूरी सैनिटाइज्ड हो और वहाँ पर लोगों के आधे घंटे रुकने की आवश्यकता हो, जैसे कि प्रोटोकॉल है, ताकि अगर AEFI का भी कोई केस हो तो उसे ट्रीट किया जा सके। तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। जो हमारे पास जो पंचायत वोटर लिस्ट थी उससे हम लोगों ने लोगों के नाम निकाल लिए कि 45 प्लस के कौन कौन है, और वही देख कर हम लोग हर घर जाकर उनको काउंसलिंग करके उनको निकालते हैं और उनका वैक्सीनेशन करते हैं। तो इस समय जो हमारा टारगेट था पूरे मंडल का 45 प्लस वैक्सीनेशन में, वो था करीब 5 लाख, और उसमें से हम लोग आज की डेट में करीब 3.5 लाख लोगों को जो 45 प्लस के हैं उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोग इस समय डेली जो हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है वो 8 to 9,000 का चल रहा है। यानी कि अब लोगों की भी जागरूकता और वैक्सीनेशन में रुचि बढ़ी है, आप ये कह रहे हैं अनिल जी? ठीक है, एक और सवाल, तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? और ब्लैक फंगस, ये एक जो समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में भी, इसे लेकर दवाइयों की बात हो रही है कि बहुत सी जगहों पर दवाइयों की कमी हो गई है, इसे लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, जहाँ तक तीसरी लहर की बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो तीसरी लहर में उठाया गया था वो बच्चों का था। तो बच्चों के लिए हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारे CHCs हैं जो थोड़े दूरस्थ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर स्थित हैं, वहाँ पर 10-10 बेड्स की व्यवस्था करी है। ये जो मंडल है, बस्ती मंडल, ये पहले से ही JE इफेक्टेड रहा है और यहाँ पर पहले से ही बच्चों के वेंटिलेटर्स वगैरह की कार्रवाई पहले से चलती रही है। तो जो हमारे दूर वाले CHCs हैं वहाँ पर भी अब हम लोगों ने 10-10 वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करी है। वहाँ पर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन पाइपलाइंस इंस्टॉल करी हैं। और इसके अलावा जो हमारा ज़िला अस्पताल है और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ज़िला अस्पताल में हम लोगों ने 40 बेड वेंटिलेटर्स और 40 बेड ऑक्सीजन युक्त वो हमने व्यवस्था करी है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक और बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, वो हमने वहाँ पर 200 बेडेड एक हॉस्पिटल भी शुरू कर दिया है जो डेडिकेटेड रहेगा केवल महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। तो ये व्यवस्था हम लोग अभी से शुरू कर रहे हैं ताकि हम लोग थर्ड वेव से निपट सकें। जहाँ तक आपने बात उठाई कि दवाओं की अवेलेबिलिटी क्या है, उस संबंध में हम लोग जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं और ड्रग कंट्रोलर हैं उनसे हम लगातार टच में हैं। जो हमारी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करा रहे हैं। बीच में हम लोग जाकर देखते भी रहते हैं कि जो हमारे ड्रग स्टोर्स हैं वहाँ पर ड्रग्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो एक तो ड्रग स्टोर से ड्रग अवेलेबल हो रही है, और जहाँ तक रही ब्लैक फंगस की बात, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हम लोग डॉक्टर्स को ओरिएंट कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल नई बीमारी है। जो यहाँ पर दूर के डॉक्टर्स हैं उनका ओरिएंटेशन नहीं है, जो स्टाफ है उनका ओरिएंटेशन नहीं है। बहुत बड़ी बात। तो एक तो हमने उनकी ओरिएंटेशन की क्लासेस करी ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये है क्या।
बिल्कुल, तो जब तक हम अनिल जी, बताएंगे ये तब बहुत तक महत्वपूर्ण देखिए बात किसी को आपने पता कही चलेगा जाहिर नहीं। तौर पर, इनको क्योंकि उनको एक बताया हफ्ते कि ये पहले है मुख्यमंत्री क्या, ने बस्ती और मंडल उसके की बाद फिर समीक्षा कैसे बैठक भी ट्रीट की थी किया और कोविड मुक्त गांव की बात भी कही थी, जिस दिशा में आप लगातार कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो भरोसे और जीत के जज्बे के साथ इस जंग को हम जीत सकते हैं और भरोसा तभी कायम होगा जब हमारे दर्शक भी देखेंगे कि किस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं वो ईमानदारी के साथ, रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। अनुपम, यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और इन्हीं 3 खास मेहमानों के साथ हमारी ये चर्चा ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। अमित गुप्ता साहब बने हुए हमारे साथ, आगरा के मंडलायुक्त हैं। अमित जी, आप खुद कोरोना पॉजिटिव थे, तब भी आप लगातार फीडबैक ले रहे थे, तमाम अपने मंडल के जिला अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, क्योंकि आगरा ने पहली वेव जिस तरीके से आई थी उसमें जंग को जीता था, अपने आप को साबित किया था, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने खड़ा किया था। देखिए, जो पहली वेव का जो अनुभव था वो निश्चित रूप से काफी कम आया, और इस बार भी ये अच्छी बात रही कि केस आगरा में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा नहीं बढ़े। सारे हमारे मंडल के सारे जिलाधिकारियों और उनकी टीम, डॉक्टरों ने काफी अच्छा काम किया। तो जो भी फीडबैक हमारे पास लोगों से आता था, जनप्रतिनिधियों से आता था, और स्थल निरीक्षण में जो भी चीज पता चलती थी, उसी के आधार पर हम लोगों ने प्रयास किया। पुनरानुभव का लाभ तो लिया ही है, साथ ही और भी जो नए प्रयास किए जा सकते हैं और जो सुधारात्मक कार्रवाई हो लेकिन सकती जब है आप वो गांव की में जाए। जाते थे तो हॉटस्पॉट जो पूरी सेंटर्स होते थे टीम वहां की पर आप मेहनत जाकर के परिणाम रहा पब्लिक कि- से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे। लोग बताते हैं कि आप गांव वालों से 8-8, 10-10 मिनट अलग से बातचीत करते थे। ये किस तरीके का फीडबैक होता था और उसके बाद आपका एक्शन प्लान क्या चेंज होता था? निश्चित रूप से जो स्थल निरीक्षण का उद्देश्य ये तो होता ही है कि क्या तैयारी चल रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, और साथ में फीडबैक के आधार पे व्यवस्थाओं को और इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। तो जो भी फीडबैक मिलता है उसके आधार पे हम लोग कैसे इसको सुधारा जाए, ये अगली हमारी स्टेप रहती है। हर निरीक्षण के बाद अमित जी, एक कुछ ना कुछ सवाल सुधारात्मक कार्रवाई अवश्य करते हैं। जी चलिए, अब रुख कर लेते हैं अनिल कुमार सागर का, बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार सागर जी, आप वही सवाल आपसे कि डॉक्टर्स को किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है, स्पेशली बच्चों को लेकर? देखिए, इसमें जो ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी वो डॉक्टर्स को पड़ेगी, स्टाफ नर्सेस को पड़ेगी, वार्ड बॉयज़ को पड़ेगी, एनेस्थीसिस्ट को पड़ेगी, इन सब लोगों को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें क्या किया गया है, इसमें मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ उसके लिए डॉक्टर्स के लिए अलग है, बाकी लोगों के लिए अलग है, और डिफरेंट ड्यूरेशन का भी है, कुछ 2 दिन के हैं, कुछ 3 दिन के हैं, सब मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं। यहाँ पर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, कैली मेडिकल कॉलेज बस्ती में, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा अच्छा एक ट्रेनिंग देने का भी सेटअप तैयार है। तो मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर लिए हैं, वो बैचेस में इन डॉक्टर्स को और वार्ड बॉयज़ को, स्टाफ नर्सेस को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली जो हेल्थ सिस्टम में लोग काम करते हैं उन सब के लिए ये एक नई बीमारी है, इसलिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ये ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा जो हमारी स्पेशलाइज्ड जो हमारी मेडिसिन्स हैं बच्चों को ट्रीट करने के लिए, वो भी आ रही हैं। उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, कुछ इंट्रावीनस हैं मेडिसिन्स, उनको एडमिनिस्टर करना है, कुछ ओरली दी जानी है, तो वो एडमिनिस्टर किस तरह से करनी है वो भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बाद जो टेम्परेचर वगैरह लेना है, कब कब लेना है, किस किस ड्यूरेशन लेना है, वो सब बताया जा रहा है। और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम अगले 1 महीने तक के लिए रखा गया है, ताकि जो हमारी थर्ड वेव आए, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी जुलाई अगस्त उसके बाद आएगी, तो ये थर्ड वेव है, उसके पहले हम ये पूरा कर लें। बहुत शानदार। ये सारे प्रयास ऐसे हैं जो वाकई में कोरोना से जंग जीतने में बहुत कारगर साबित होंगे। अनिल सागर जी आपका, योगेश्वर राम मिश्रा जी आपका, और साथ ही साथ अमित गुप्ता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपने तमाम तरह से बताया कि अपने अपने मंडल में आप क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरीके से कोरोना की जंग को जीतने के लिए, कोरोना के संक्रमित के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और हम ये जंग जल्द जीत लेंगे। तो लगातार कोरोना पर कमिश्नर ई कॉन्क्लेव जारी है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमानों के साथ हाजिर होते हैं।